बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक हल्की सी रमक और एक हल्की सी उम्मीद पैदा हुई और अदलिया ने मज़ाहमत करना शुरू कर दी है और दबंग जजेस और जो कि आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं, दबंग जजेस जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। और ये 6 नहीं हैं, बल्कि ये 6 से बहुत ज़्यादा हैं। ये 60 भी हो सकते हैं, ये 60 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए और अगर ये मैं सिर्फ सुपीरियर कोर्ट्स की बात कर रहा हूं और अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को शामिल किया जाए तो फिर इनकी तादाद सैकड़ों में है, जो कि बहुत ज़्यादा जिन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन वो अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसकी वाहिद वजह यह है कि जो एक फिस्तायत और डिक्टेटरशिप के साथ साथ जो चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया है और जो धमकियां, ब्राइब करना, धमकियां देना, ब्लैकमेल करना, उससे सारी की सारी सोसाइटी जो है वो तंग आ चुकी है। लिहाजा जुडिशरी की तरफ से अभी एक इब्तदा हुई है, एक हल्की सी इब्तदा हुई है और उसके बाद मैंडेट चोर जो हैं उनकी चीखें अभी से निकलना शुरू हो गई हैं। अभी सिर्फ एक फैसला आया है और एक फैसले के बाद ही कल से मैं देख रहा हूं कि एक तूफान मचा हुआ है, एक बदतमीजी का एक तूफान है। और असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि उनको पता है, क्योंकि अंदर को जो चोर है वो बता रहा है कि हमने सारा काम तो किया हुआ है जाली और फेक काम किया हुआ है और हर कदम पे हमने झूठ बोला हुआ है, फरेब किया हुआ है। खा वो इलेक्शन चोरी हो या इलेक्शन का इनकाद हो या इलेक्शन को डिले करना हो, हर जगह पे हमने कानून शिकनी की है। और इसके साथ साथ जितनी भी सजाएं सुनवाई गई और जितनी भी सजाएं खत्म करवाई गई, उन सब में जो है वो बार्गेनिंग और ब्राइब और धमकी, ब्लैकमेल, ये सब कुछ किया गया। यानी अदालतों को हर केस को मैनेज किया गया, हर केस में मैच फिक्सिंग हुई और स्पॉट फिक्सिंग हुई और ये सब कुछ बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा था। लिहाजा अभी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सिर्फ एक मुकदमे में सजाएं मुअत्तल की गई हैं, अभी सजाएं मुअत्तल की गई हैं और ईद के बाद उनको मेन अपील आनी है तोशाखाना की। तो अभी से ही खतरात की घंटी जो है वो बजना शुरू हो गई हैं मैंडेट चोरों के घरों में, मैंडेट चोरों के दफ्तरों में, मैंडेट चोरों के ईवानों में। उसकी वजह उन्हें ये समझ आ रही है अच्छी तरह कि अगर जुडिशरी जाग गई और अदलिया ने अगर 6 ऑनरेबल जजेस के साथ बाकी अदलिया भी मिल गई तो ये सारे का सारा जो ढांचा खड़ा किया गया, हुकूमती ढांचा, एक जाली इलेक्शन के नतीजे में ये सारे का सारा जमीन बोस हो जाएगा और उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है और उनकी जितनी भी डीलिंग वीलिंग जो बंद कमरों में हुई और ड्राइंग रूम में जो मामला तय हुए, वो सारे के सारे वो तो फना हो जाएंगे। और अब अपनी सरमायाकारी को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने उन बंद कमरों में होने वाली डील्स को बचाने के लिए अब एक नया नैरेटिव लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहरहाल ये इतना आसान नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सो मोटो नोटिस लिया गया है उसमें मुसलसल ये प्रेशर आ रहा है और आना भी चाहिए कि इसकी सरबराही जस्टिस काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी राय दे चुके हैं और उनकी राय गैर आईनी, गैर कानूनी करार दी जा चुकी है। लिहाजा इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की खत की रोशनी में अब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को उस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि उनका तासुब, उनका गैर आईनी इक़दाम, उनका गैर कानूनी एक्ट जो है वो नुमाया हो चुका है और उस पर मोहर तस्दीक सख्त हो चुकी है। लिहाजा ये बात जो हो रही है, इंशाअल्लाह कल जो ओपन कोर्ट में ये मामला जाएगा तो ओपन कोर्ट में इस केस को सुना जाएगा तो उसमें ये चीज जरूर आएगी, ये जरूर उठाया जाएगा मामला। उसकी वजह यह है कि अभी भी जो मेरे पास इत्तलाआत हैं वो एक बहुत ही लीगी वजीर हैं और नून लीग के ताल्लुक है, वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। मुझे उनके इंतहाई करीब तरीन जो है जराए, वो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि काजी साहब ने बहुत मजबूत यकीन दहानी करवाई है। बकौल उनके उन्होंने मजबूत यकीन दहानी करवाई है कि आप फिक्र ना करें, मेरी जो आपसे कमिटमेंट हुई है वो हम उसको पूरा करेंगे। और वो कमिटमेंट क्या है?
क्योंकि एक कमिटमेंट वो कहते हैं हुकूमत ने की है, उसके बारे में आजम नज़ीर ताड़ साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ जो जिलानी साहब की जो कमिटमेंट हुई थी, हुकूमत की चीफ जस्टिस से जो कमिटमेंट हुई, हुकूमत ने पूरी तरह निभाया। ये आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं। तो अगर ये बात इस तरह मान ली जाए, तो उन्होंने आगे फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि मेरे ज़ाती ख्याल में फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है। और सो मोटो के 1 घंटे पहले तसद्दुक जिलानी के खत की इतला वजीर आजम हाउस आ चुकी थी, और उस खत ने ही ये सारे का सारा प्लान जो है वो बर्बाद कर दिया। और उस खत के बाद कोई गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि वो खत अगर उन्होंने तसद्दुक जिलानी साहब ने खत लिखा भी, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा और जारी भी किया गया, मीडिया को भी जारी किया गया कि जनाब ये खत है, और ताकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो सामने आ सके। अब ये जो बात है आजम नज़ीर तारड़ साहब की कि जी चीफ जस्टिस से जो कमिटमेंट हुई हुकूमत ने पूरी तरह निभाया, तो वो क्या कमिटमेंट थी जो कि की गई और हुकूमत ने की, और हुकूमत ने की और उसे पूरी तरह निभाया गया। तो अब जो मेरी बात हुई अपने सोर्सेज के साथ, वो कहते हैं कि काजी साहब ने भी ये कहा है कि मैं भी अपनी जो कमिटमेंट है उसको निभाने की पूरी कोशिश करूंगा, लिहाजा इसीलिए इस बेंच पे एतराज हो रहे हैं कि ये बेंच की जो तश्कील है वो दुरुस्त अमल नहीं है, वो दुरुस्त तौर पे बेंच तश्कील नहीं दिया गया, और दस्तयाब जजों का एक लिया गया सहारा, लेकिन ये दस्तयाब जजों का सहारा नहीं, महज ये इसको प्रिंसिपल सीट पे सबको लाया जा सकता था, नंबर 1। नंबर 2, ये ईद के बाद भी सो मोटो नोटिस लेने के बाद इसको ईद के बाद भी फिक्स किया जा सकता था, और क्योंकि असल तो मामला ये था कि इस पे सो मोटो नोटिस लिया जाए, क्योंकि अब आखिरी हफ्ता चल रहा है और ईद से पहले पहले मुझे नहीं लगता कि ये केस अगर इसको टेकअप किया गया तो ये इस पे कोई फैसला हो सकेगा। लिहाजा अब वो जो हैं काजी साहब ने क्या कमिटमेंट की है और हुकूमत ने क्या कमिटमेंट की है, वो डील अभी तक सामने नहीं आ सकी। इसीलिए आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो मुसलसल इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हमने तसद्दुक जिलानी साहब से पूछ के ये काम किया था, और तसद्दुक जिलानी साहब की विलिंगनेस थी, और फिर इसका नाम हमने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी ओके किया था। तो ये सारी चीजें वो इस पस मंजर में बयान कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि तसद्दुक जिलानी साहब को मैं एक बात और भी बता दूं कि कुछ ऑनरेबल जजेस, सिटिंग जजेस जो हैं वो भी, और ये पूरी जुडिशरी का एक मसला बन चुका है। ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, और इस पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो सकती हैं आने वाले दिनों में। अभी शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। दूसरी खबर हमारे पास है जी, सेनेट का इलेक्शन आज हो रहा है, और सेनेट के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में मुतनाज़ सीटों का मामला हल नहीं हो सका, क्योंकि वैसे तो पूरे ओवरऑल सिस्टम पे जो पहले तो फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, और फेक नताइज की बुनियाद पे रिजेक्टेड लोग जो हैं वो हुकूमत में बिठाए गए हैं। दूसरा फिर मखसूस नशिस्तें भी दे दी गई। तो आज सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। सेनेट के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन अगेन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हस्बे मालूम रोक दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके जो 4 रतन हैं उन्होंने बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया और इसको रोक दिया गया। रिटर्निंग अफसर ने आज पोलिंग नहीं हुई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, और उसकी वजह यह है कि गैर आइनी तौर पर जो सीटें हैं मखसूस वो दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें हैं वो अलॉट की जा रही हैं, दूसरी जमातों को अलॉट कर दी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस पर मज़ाहमत की जा रही है और इस कज़िये को हल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने, खैबर पख्तूनख्वा स्पीकर ने इस मामले पे अभी तक इसको पेंडिंग रखा हुआ है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज सेनेट का इलेक्शन जो है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मुलतवी कर दिया गया और आज पोलिंग नहीं हो सकी। वहां से सेनेटर्स जो हैं मुंतखब होकर नहीं आ सकेंगे सेनेट में, और इस तरीके से अब एक और नया मसला खड़ा हो गया है, और वो है कि अगर सेनेट कंप्लीट नहीं होता और चारों सूबों और कौमी असम्बली वफाक की सीटें पूरी नहीं होती, तो फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो कैसे हो सकेगा, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज जब मुकम्मल नहीं होगा तो फिर इलेक्शन भी नहीं हो सकता।
اس کی تصدیق جو ہے وہ ماہرین کر رہے ہیں، اور اب آئینی ماہرین، قانونی ماہرین اور جو الیکشن میٹرز کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اب چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ اس کا نقصان جو ہے وہ کسے ہوگا؟ اس کا نقصان جناب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فی الفور چیئرمین سینٹ گیلانی صاحب کو لے کر آنا چاہتی ہیں، اور دوسری جانب جو حکومت جو ڈیفیکٹو رولرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ، وہ چاہتی ہے کہ انوار کاکڑ صاحب کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے۔ تو یہ بھی ایک تنازع چل رہا ہے۔ تو بہرحال سینٹ کا الیکشن جو ہے جی وہ خیبر پختونخوا کا ملتوی ہو گیا، اور اب یہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے عمر ایوب خان صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر دیا گیا۔ آج ان کی ملاقات ہوئی اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب سے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی موجود تھے، گوہر ایوب تھے اور ان کے ساتھ، اور عامر ڈوگو صاحب تھے، چیف وہیپ ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے نتیجے میں عمر ایوب خان کو لیڈر آف اپوزیشن مقرر کر دیا گیا، اور اب عمر ایوب صاحب نے جو پہلا رد عمل دیا ہے، اور عمر ایوب صاحب نے بھی اور بیرسٹر گوہر نے بھی جو پہلا رد عمل دیا ہے، اس میں انہوں نے اس اپوزیشن لیڈر کو تو انہوں نے مقرر کر دیا، لیکن یہ آزاد ارکان کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ انہیں سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر آف کی ایز پارٹی ان کو نہیں قبول کیا گیا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں کیا گیا ایز پارٹی، ان کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا گیا، اور عمر ایوب صاحب کو آزاد ارکان کا اپوزیشن لیڈر کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ ابھی زیر التوا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مقدمہ پہنچ چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مقدمہ آئندہ عید کے بعد اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور اس پہ سیر حاصل بحث ہوگی، اور اسی لیے کیونکہ اگر آج اسپیکر عمر ایوب صاحب کو ایک جماعت کا اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیتے تو اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے جماعت کو تسلیم کر لیا ہے پارلیمانی پارٹی کے طور پہ، لہٰذا انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے اعظم نذیر تاڑ صاحب اور اٹارنی جنرل اور دیگر جو آئینی ماہرین، قانونی ماہرین، انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ان کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا، لیکن آزاد ارکان کے طور پہ۔ اس کو خلاف آئین اور خلاف قانون کہا ہے بیرسٹر گوہر نے بھی، اور عمر ایوب صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یعنی کہ اسپیکر جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اور اپوزیشن کا جو پارلیمانی بزنس ہوتا ہے اس کو وہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے، ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کرتے۔ ہم نے 6 ججز والے معاملے پہ ہم نے تحریک التوا جمع کروائی ہوئی ہے، اور اس میں عدالتی فیصلوں میں جو کہ عمران خان صاحب کو دیا گئے، اس میں 6 ججز نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ پولیٹیکل کیسز جو ہیں اس میں ان پہ دباؤ ڈالا گیا، ان کی فیملی ممبرز کو اغوا کیا گیا، اور ان کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، ان کو دھمکیاں دی گئیں، بلیک میل کیا گیا، ویڈیوز، آڈیوز اور کیمرے برآمد ہوئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس نوعیت کی بہت سارے جو ہیں تحاریک سبمٹ کروائی ہوئی ہیں، لیکن ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال جی یہ ابھی اس وقت تک اتنا ہی۔ اگلے ولاگ میں ہم آپ کو مزید کچھ خبریں دیں گے اہم نوعیت کی، ابھی ذرا وہ تیار ہو رہی ہیں، ابھی جوڑ توڑ چل رہا ہے سلسلہ، تو انشاءاللہ میچور ہوتی ہیں تو آپ کو دیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔